देखिए भाई, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियोमीटर के हमारे क्वेश्चन हो गए थे। पोटेंशियोमीटर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। आज हमें नया टॉपिक शुरू करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन उससे पहले दो टॉपिक और रह गए हमारे। एक तो क्वेश्चन रह गया है और एक डिफरेंशिएशन रह गया बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। तो ये और कर लेते हैं, फिर हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा तो मना आएगा नहीं, ध्यान से तो सुन लेगा उधर। देखो भाई, एक हमारा सेल है हैविंग ईएमएफ V0 और यहाँ पर क्या है, एक वायर है, उसको हम कह देते हैं भाई हमारा वही मीटर वाला वायर है, पोटेंशियोमीटर का किसी का भी वायर है। फिलहाल इसका जो रेजिस्टेंस है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है R0 है। रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर है R0 हमें दे दिया है पहले से, ठीक है। और हुआ क्या है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और है R1, दिस वन इट इज R1, और ये हमने जॉकी यहाँ पे चलाई और इस पॉइंट पर हमारा ये C पॉइंट मिला है। ये क्वेश्चन कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R0, ए बी वायर का रेजिस्टेंस R0 है, C क्या है, C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड आउट VA माइनस VC, मीन्स फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। ये आपसे पूछा जा रहा है, कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। भाई याद है हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते थे, कल सिखाया पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या क्या काम करते थे, वही सारे काम करेंगे। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो बाद में आता था, उससे पहले हम क्या निकालते थे, वायर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे। तो यहाँ पे तो वही तो पूछा जा रहा है, वो निकाल देंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता था, चलो चेक कर लेता हूँ याद है या नहीं कल का। ये सबसे पहले हमारा काम क्या होता था पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने में, हम क्या फाइंड आउट करते थे, वेरी गुड, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें। तो अब रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, अब यहाँ पे देखो ये पूरा वायर जो है R0 लेंथ का है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आधा वायर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, इसकी आधी, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया होगा R0/2। और ऐसे इतना CB लेंथ से रेजिस्टेंस कितना हो गया होगा R0/2, आधा हो गया, ठीक है भाई। अब आगे आते हैं, अब हमें क्या निकालना है, इस सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है ओवरऑल। तो कितना बैठेगा भाई, देखो ये R0/2 और ये R1 ये आपस में पैरेलल में है, तो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। और ये जो इनका रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो R0/2 से आपस में कायम होगा फिर। तो अभी हम निकालने जाने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। देखिए क्या होगा, वो RAB कह देता हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो पहले R0/2 और ये R1 ये आपस में पैरेलल है, बता रखा है शॉर्टकट तरीका। R0/2 की किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, R1 से, अपॉन R0/2 प्लस हो जाएगा R1। ये दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करो और नीचे उनको ऐड कर दो। ये आ गया, ये तो आया इन दोनों का मिला के, और ये आपस में सीरीज में है, तो प्लस ये हो जाएगा R0/2। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आ गया A और B पॉइंट के बीच में पूरा। अब आगे चलते हैं। अब सेकेंड पॉइंट क्या था, याद है किसी को, तो करंट अक्रॉस द वायर, टोटल करंट निकालते थे हम पहले। करंट वो तो पोटेंशियल डिफरेंस होता था अक्रॉस द वायर, तो हम करंट निकालेंगे तो वो होगा V/R, मीन्स EMF यहाँ पे V0 है,
अपॉन रेजिस्टेंस कितना है पूरा हमारा ये, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमने निकाल ही लिया है, तो ये आर ए बी यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये वी नॉट अपॉन आर ए बी करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो वी ए सी, तो वी ए सी का जो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो वो कैसे आएगा भाई, समझो जरा। इसको अगर हम रेशियो मेथड से करें तो कैसा रहेगा भाई, इसका V और V का रेशो R और R के रेशो के बराबर होगा, तो दिस वैल्यू अपॉन इन दोनों का सम, तो वही आएगा। क्योंकि करंट तो हमारी बढ़ गई होगी ना इस पूरे सर्किट के अंदर, ए सी के बीच में पूछ रहे हैं, तो इधर करंट हमारी, लेकिन सीरीज के अंदर हमारी करंट सेम रहती है। देखो कैसे होगा, वी ए माइनस वी सी जो यहाँ से निकल कर आ रहा है, वी इस तरह से सेम होगा, इधर भी सेम होगा, पोटेंशियल हमारा चेंज हो जाता है वायर में, तो वी R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल, तो इसका होगा R0 R1 अपॉन 2 अपॉन भाई देखो इसको हम कैसे करेंगे, रेशियो मेथड से कर लेते हैं, सुनिए ध्यान से कि भाई ए और बी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ए और बी के बीच में, सी के बीच में, ए और सी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस हिस्से का और इस हिस्से का भाई हमारा जो वो होता है पोटेंशियल, वो सीरीज के अंदर हमारा सेम रहता है या चेंज हो जाता है, बताइए। तो चेंज हो जाता है, तो क्या होगा, ए और सी का कुछ और होगा और सी और बी का कुछ और होगा, तो हमें ए और सी का निकालना है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि बी और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इधर वाले हिस्से का रेशो रेजिस्टेंस का और इधर वाले हिस्से का रेशो रेजिस्टेंस का, तो ए और सी के बीच का जो रेजिस्टेंस आया था वो तो इतना आया था हमारा, और सी और बी का रेजिस्टेंस हमारा इतना है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, हमारा जो इधर वाले हिस्से का जो रेशियो है वो ऊपर लिखेंगे, मतलब ये पूरा ऊपर आएगा, नॉट R1 अपॉन 2 अपॉन R0 अपॉन 2 प्लस R1, और अपॉन में क्या आता था, टोटल आता था रेशियो का, तो टोटल क्या है, दिस प्लस दिस, तो यहाँ पर क्या आएगा, R0 R1 अपॉन 2 अपॉन R0 अपॉन 2 प्लस R1 प्लस R0 अपॉन 2, और इनटू क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल कितना आ रहा है, V0, तो V0 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आपका निकल कर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। फिर बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनिए कि ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो हमने रेशियो मेथड लगाया। रेशियो मेथड क्या होता था कि इधर का रेशो अपॉन, अगर इसकी वैल्यू निकाल रहे हो आप, तो इसका रेशो अपॉन इन दोनों का रेशो और इनटू टोटल वैल्यू जो आती थी वो होता था। तो यहाँ पे इसका रेशो, तो ये पूरे का रेशो होगा ना, तो इस पूरे का रेशो मतलब पूरे का रेजिस्टेंस ये इतना आया था, तो ये हमने ऊपर रखा। अपॉन क्या होता था, अपॉन दोनों का सम, दोनों रेशो का सम, तो इसका प्लस इसका सम जो कि ये आ गया, और इनटू V0 हो जाएगा। ठीक है।
तो आपके नोट्स के अंदर शायद ये बात नहीं लिखी हुई, आप इसी को लिखो, यही है आंसर। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। मतलब लिखा हुआ यही है, वहाँ पे बस थोड़ा सा एक आध जगह का डिफरेंस है, तो आप इसी को सेम उतार लो, यही आना है, असली आंसर यही है। यहाँ पर R1 आएगा। बताइए सबको क्लियर है? पूजा, लबीबा, अलंकृता, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? ओके, रेस्ट ऑफ यू? पूजा, आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। अरे आज दीपांगी किधर है, मालूम है किसी को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पूजा, आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ पा रहा मुझे, सुन रही हो मुझे, नहीं सुन पा रही हो आप? क्या बताना है? कि ये कैसे आया, ये फिर रेजिस्टेंस कैसे है? देखो भाई, हमारा R1 इस वाले AC वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस टोटल R1 मानिए, और ये वाले CB वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस आप R2 मानिए। तो R1 की वैल्यू कितनी आ रही है? ये थी R0 R1 अपॉन 2 अपॉन R0 अपॉन 2 प्लस R1। इसके R1 वाले हिस्से की वैल्यू, इसको R1 R2 का मैंने रेशो माना ना, और इस R2 की वैल्यू क्या है हमारी? R0 अपॉन 2। तो जो रेजिस्टेंस का रेशो होता है वो मेरे पोटेंशियल का रेशो होता है, क्योंकि V और R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही रेशो हमारा क्या का होगा? यही रेशो हमारा V1:V2 का होगा। तो AC वाले को हमने V1 माना है और CB वाले को हमने V2 माना है, तो हमें V1 की वैल्यू पता करनी है। तो ये तो आप अच्छे से जानते हो कि भाई जब मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है तो V1 का रेशो मैं ऊपर रखूंगा, मतलब V1 का रेशो ये है, तो ये मैंने ऊपर रखा, मतलब R0 R1 अपॉन 2 अपॉन R0 अपॉन 2 प्लस R1 अपॉन दोनों रेशो का हम सब नीचे लिखते थे, तो ये प्लस ये नीचे लिखेंगे, आ गया। और मल्टीप्लाई किससे करते थे? जो टोटल वैल्यू आ रही होती थी, तो टोटल पोटेंशियल कितना आ रहा है? V0 आ रहा है, तो V0 से मल्टीप्लाई कर दी। अब भी नहीं आया? ठीक है, चलो फिर आगे आते हैं। तो मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, देखो आंसर यही आएगा। नोट्स में कहीं पे शायद R0 R1 की कुछ मिस्टेक हुई हुई है, तो आप चेक कर लो उसे। सबने सही कर लिया ना? यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक है, R0 अपॉन 2 इंटू R1 है, फिर अपॉन R0 अपॉन 2 प्लस R1 नहीं है वहाँ पर डिवाइडिंग सेम, बल्कि आप तो ऐसे ही उतार लो, ये माइनस VC की वैल्यू ये आ रही है, जो उसमें नोट्स में लिखा हुआ है उसको काट दो, फटाफट नोट करो फिर इतना इसका, बाकी सब ठीक है, उसमें ये कहीं पे कुछ मिस्टेक है। पहले सबने नोट
ठीक है चलिए। चलिए अब नेक्स्ट क्या है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियोमीटर, मतलब सॉरी वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, हम इसके बीच में करेंगे डिफरेंशिएट। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पोटेंशियोमीटर इज अ वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट। वो तो पहले दिन जब पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करा था तभी भी ये बात बताई थी कि पोटेंशियोमीटर क्या है, एक वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। वर्सेटाइल का मतलब एक से ज्यादा। वोल्टमीटर क्या है, वोल्टमीटर का मेन एक ही काम है कि भाई वो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। वोल्टमीटर कैन बी यूज टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो वोल्टमीटर से आप किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का बस आप वोल्टेज नाप सकते हो, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हो। सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियोमीटर गिव्स एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। पोटेंशियोमीटर क्या है, किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें देता है वो एक्यूरेट देता है, बिल्कुल सही वैल्यू देता है। उसके अंदर एरर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन जो वोल्टमीटर है, इट गिव्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। भाई ये हमारा 2 पॉइंट के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रहा है ये अप्रोक्सीमेट है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है कि भाई पॉइंट में भी बिल्कुल हमारी क्लियर होगी, कुछ ना कुछ इसके अंदर एरर होगा। क्यों होता है वो मैं आगे नहीं मैं बताने वाला हूँ। तीसरी बात कि रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज इनफाइनाइट। पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है और वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होता है लेकिन फाइनाइट होता है। पोटेंशियोमीटर के अंदर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रखा जाता है, इसलिए हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों है ये भी बताने वाला है। बस अभी आप इतना समझो कि पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, वोल्टमीटर का बहुत ज्यादा होता है लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट, पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। पोटेंशियोमीटर हमारा नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है, मतलब तो वो आपका जॉकी वाला जो आप चलाते हो तो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलता है ना। और ये जो हमारा फोर्थ वाला जो पॉइंट है वोल्टमीटर का, वोल्टमीटर हमारा डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है। भाई वोल्टमीटर में क्या होती है, जो आपकी सुई होती है वो आपको रीडिंग देगी, लेकिन वो नल डिफ्लेक्शन वाले मेथड पे बेस्ड नहीं है। इसमें तो हमें जब तक 0 नहीं मिलता था गैल्वेनोमीटर में रीडिंग, तो हमारा आंसर शुरू नहीं होता था, वहां से सॉल्यूशन वहीं से शुरू होता। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, अब सुनिए ध्यान से, पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। पोटेंशियोमीटर जो है वो खुद करंट नहीं खाता, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर आप क्यों यूज कर रहे हो, अगर आप किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लेने के लिए आप यूज कर रहे हो। तो अगर हमारा कोई वायर है ना, ये एक हमारा सेल है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर। तो अगर आप इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो एक बार क्या करा आपने, एक बार तो लगाया आपने पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का पूरा सेट है। तो पोटेंशियोमीटर मैंने क्या बताया, पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, अभी मैंने पहले बताया था ना। तो पोटेंशियोमीटर का जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो इसका करंट क्या होगा पोटेंशियोमीटर के अंदर, भाई I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो R की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो V अपॉन इंफिनिटी, और V अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, 0। तो इसका मतलब पोटेंशियोमीटर ने करंट नहीं खाई थोड़ी सी भी, तो जिसकी वजह से जो वैल्यू हमें मिलेगी वो एक्यूरेट मिलेगी। मतलब ये जो हमारा सेल लगा हुआ है, ठीक है, तो
उसमें से थोड़ा सा भी करंट हमारे पोटेंशियोमीटर में नहीं जा रहा, समझ रहे हो? तो पोटेंशियोमीटर का काम क्या है, तो बिना कमीशन खाए आपको रीडिंग देना। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है तो वोल्ट मीटर रीडिंग खाता है, पोटेंशियोमीटर देखो ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया, पोटेंशियोमीटर का वही पूरा सेटअप है, उसका अपना सेल होगा, अपना एमीटर होगा, अपना रजिस्टर होगा, सारी चीज होंगी। लेकिन अगर आपने यहीं पे वोल्ट मीटर लगा दिया है तो वोल्ट मीटर हमारी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मान लीजिए कि 1000 है तो करंट की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आएगी, जीरो नहीं आएगी, कम आएगी लेकिन आएगी। इसका मतलब वोल्ट मीटर थोड़ा बहुत करंट हमारा खा रहा है। तो जब वोल्ट मीटर थोड़ा बहुत करंट खा रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो हमें जो वैल्यू दे रहा है वो एक्यूरेट नहीं दे रहा। मैंने बताया था ना उस टाइम पे, बाद में बताऊंगा, अब बता रहा हूँ कि भाई वो वैल्यू हमारी एक्यूरेट नहीं आ रही, वो अप्रोक्सीमेट आ रही है। समझ में आ गई ये बातें? तो ये पॉइंट लिखा हुआ है सिर्फ कि पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, लेकिन वोल्ट मीटर सर्टेनली ड्रॉज सम करंट फ्रॉम द सर्किट। तो वोल्ट मीटर थोड़ा बहुत तो करंट भाई खाएगा। अब मुझे पहले ये बताइए, सिर्फ पांचों के पांचों पॉइंट सबको क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। ओके, बाकी के समझ में नहीं है? ओके। अरे दलवीर फ्रेंड कहाँ है आपकी आज? नहीं मालूम? देखो न्यू हेडिंग आती है हमारी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए समझते हैं उस टॉपिक को। When electric current is set up in the conductor, then after some time the conductor is heated up and this is called the heating effect of electric current। कितनी सिंपल सी बात है कि जब हमारा कोई कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कुछ समय के बाद वो कंडक्टर हमारा गर्म होने लगता है। तो इसी ही इफेक्ट को, जो कि करंट की वजह से हमारे कंडक्टर गर्म होने लगा, तो इसी ही इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नाम दे देते हैं। अब आगे आता है, दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ वर्किंग ऑफ सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। और इसी प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड बहुत सारे अप्लायंस का इन्वेंशन किया गया, बहुत सारी बातें बनाई गई और बहुत सारी बातें मतलब निकाली गई इस चीज से। बहुत सारे अप्लायंस बने जैसे कि बल्ब, हीटर, गीजर, आपकी प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन। तो ये सारी क्या है, इसी प्रिंसिपल को बात देते हैं। भाई होता क्या है, भाई गीजर में क्या होता है, आपका एक एलिमेंट होता है, देखा होगा सबने। तो वो जो एलिमेंट होता है जब उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी तो पास कराते हो, लेकिन वो एलिमेंट क्या होता है, गर्म हो जाता है बहुत तेज, जिसकी वजह से आप पानी तक आपका बॉयल होने लगता है। और हम बात करें जो पहले घरों में वाले आते थे, अब तो जब लाइट का बिल इतना आने लगा है तो वो नहीं होते। लोगों के घर में पहले वो होते थे गोल वाले हीटर, याद है, जिसके अंदर ऐसे ऐसे लाइंस टाइप की वो एलिमेंट होता था, गोल 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 गोल।
रेड रेड जलता था, देखे तो होंगे सबने, देखे नहीं देखे? किसी ने नहीं देखे? अरे मेरी आवाज भी आ रही है? मेरी वॉइस क्रैक हो रही है? हाँ जी, am I audible? चलो ठीक है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो घरों में हीटर वगैरह होते हैं तो वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, कि जैसे जैसे आप उसके अंदर से करंट गुजारते जाओगे तो वो चीज़ आपकी गर्म होती जाती है। आगे करें, अकॉर्डिंग टू जूल हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इन टाइम टी। तो जूल ने एक फॉर्मूला दिया कि भाई अगर आप टी समय तक किसी भी अप्लायंस से अगर करंट पास कराते जाओ तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा। तो उसका फॉर्मूला जूल ने दिया, इट इज इक्वल्स टू H इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी। ये रिलेशन दी गई। यहाँ पे I क्या है? करंट है, R उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, और T जितने समय के लिए आपने पास कराया उसमें से करंट, तो वो टाइम है। यहाँ पे T को स्मॉल से लिख दो, क्योंकि कैपिटल से लिखेंगे तो आप समझोगे कि टेम्परेचर है, स्मॉल T लिख देते हैं। और इसकी जो यूनिट है वो जूल होती है, क्योंकि हीट क्या है? एक एनर्जी तो है। और अगर आपको यही चीज कैलोरीज में अगर निकालनी है तो कैलोरीज को निकालने के लिए हम जूल को 4.12 से डिवाइड कर देते हैं, ये कैलोरीज में आंसर आ जाता है, कैलोरी। अब बात करते हैं कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई ऐसा होता क्यों कि भाई करंट पास करा रहे हो, चीज गर्म हो रही है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो व्हेन कह रहे हैं कि अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। भाई कोई हमारा कंडक्टर है, जो कि बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो करंट ऐसे चल रही होगी। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। तो जब आप किसी भी कंडक्टर को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं तो कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर, यहाँ पे कोई सा आप पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, जो कि भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में, मतलब ऐसे ऐसे होगी। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे हो जाएगी। अब जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि पहले घूमते घामते हिलते डुलते चल रहे थे ज़्यादातर, जो थर्मल एनर्जी या फिर थर्मल स्पीड से जो चल रहे थे, जो कि हमने पहला पढ़ा भी है, तो थर्मल स्पीड के साथ साथ अब उनमें थोड़ा सा एक्सेलरेशन और हो जाएगा, क्योंकि अब उनमें स्पीड और ऐड हो जाएगी। ये पहले वो मान लीजिए कि घूमते घामते इधर चल रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं ना, तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो चल तो रहे थे, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनकी स्पीड और थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई। ड्रिफ्ट स्पीड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको। तो क्या कह रहे हैं कि ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे वो एक्सेलरेटेड हो गए टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव वाले हिस्से की तरफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे और एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ने लगे, जिसकी वजह से भाई जो एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो मोशन है, तो वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेंगे। ये पहले जो हमारी थर्मल स्पीड होती थी, जब हमारी ये सेल लगा हुआ नहीं था, तो उस समय क्या होता था कि थर्मल स्पीड का एवरेज 0 होता था, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स कोई ऐसे जा रहा है तो कोई एक ऐसे जा रहा है, और टक्कर खा गए और हमारे वो रुक गए, तो इधर जाने लगे, वो इधर जाने लगा टक्कर खाने के बाद, तो ऑल ओवर हमारी जो स्पीड थी वो 0 होती थी।
लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी तो सब वो इधर चलने लगेंगे, तो वो अब हमारी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेंगे। पहले उनमें कोई एनर्जी नहीं थी, पूरे कंडक्टर की टोटल मिला के पहले एनर्जी 0 थी, लेकिन अब वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इन एडिशन टू द थर्मल एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी उसके अंदर। तो कह रहे हैं दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये भाग रहे हैं तो बिल्कुल सीधे सीधे तो नहीं भाग रहे होंगे, वो टक्कर खाते हुए जा रहे होंगे, कोलिजन हो रहे होंगे। और अगर मैं कह रहा हूँ सीधे सीधे जा भी रहे होंगे तो कंडक्टर के अंदर खाली के इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, भाई मेरे प्रोटॉन नहीं होंगे, न्यूट्रॉन नहीं होंगे, एटम मॉलिक्यूल गैस सारी चीजें हैं, है ना, एटम से मॉलिक्यूल से किसी भी चीज से वो टकराते हुए आगे जा रहे होंगे। जब वो टक्कर खाएंगे तो ये तो लिखा हुआ है कि दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स सफर फ्रीक्वेंट कोलिजन। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनमें क्या होगा, कोलिजन होंगे बहुत सारे, और एटम ऑफ द कंडक्टर वो है, मतलब एटम वगैरह से इसके कोलिजन होंगे, ड्यू टू विच जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज, जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन जिस वाइब्रेशन के हिसाब से वो चल रहे थे उनका जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है, भाई पहले अगर ऐसे थे तो वो ऐसे ऐसे चलेंगे, भाई पहले अगर वो ऐसे ऐसे चल रहे थे अब वो ऐसे ऐसे चलेंगे, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उनका, तो जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो हमारा एम्पलीट्यूड टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। जो पूरा मैकेनिज्म था भाई कि क्यों इलेक्ट्रिक करंट के बढ़ाने पर हमारी हीट प्रोड्यूस होती है। तो फिर से मैं आपको समअप कर देता हूँ कि करंट बढ़ाया तो कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई, जिसकी वजह से आपकी थर्मल एनर्जी के साथ साथ आपकी एडिशनल काइनेटिक एनर्जी और ऐड हो गई, क्योंकि वो अब एक्सेलरेट होकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके वाइब्रेशन के हिसाब से जो आपके इलेक्ट्रॉन चल रहे थे उनका एम्पलीट्यूड पहले जितना था अब उससे ज़्यादा हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। बताओ किसके समझ में नहीं आया, ये सबके आगे जल्दी से फटाफट हैंड रेज करिए, फिर हम आगे आते हैं। वेरी गुड, पूजा आपको, चलिए आगे आते हैं। अब हम बात करेंगे हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर। कितना टाइम बचा है इसलिए, चलिए हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर, इसका फॉर्मूला यही रहेगा, न्यू हेडिंग हीट produced in the conductor। देखिए भाई ये हमारा कंडक्टर है और इसका अपना रेजिस्टेंस होता है R। हमने माने हमारा कंडक्टर रेजिस्टेंस R, ये हमारा सेल है और सेल का जो हमारा EMF है वो V मान लेते हैं। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। तो सपोज AB इज अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R connected to the source of EMF to the flow of charge Q from A to B। तो भाई ये जो हमारा कंडक्टर है ये हमारे सेल से कनेक्टेड है। एक सेकेंड, वीडियो ज्वाइन हो गया रुकिए।
कहाँ रहेगा अभी? देखिए भाई, तो सपोज अ कंडक्टर AB of resistance R connected to the source of EMF to the flow of charge Q from A to B। तो ये जो हमारा कंडक्टर AB है जिसका रेजिस्टेंस R है वो किससे कनेक्टेड है? सोर्स ऑफ EMF, मतलब जो कि चार्ज को चलाने वाला सोर्स है, विच इज अ सेल। सेल का काम क्या होता है? हमारे चार्ज को कंडक्टर के अंदर चलाना। माना कि चार्ज हमारा Q है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होगा वो Q, जिसको हम स्मॉल e भी कहते हैं, लेकिन अभी मान लीजिए वो हमारा चार्ज Q है जो कि कहाँ से कहाँ जाएगा हमारा। अगर भी नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो बी से ए जाएगा फिलहाल, लेकिन अगर पॉजिटिव मानना है तो वो ए से बी जाएगा। तो हमने कोई चार्ज माना Q। तो सवाल ये है कि भाई वर्क डन क्या होगा हमारा? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज और पोटेंशियल के टर्म्स में बता रखा है जब चैप्टर 2 करवा रहे थे। तो क्या होता है वो? W = Q × V। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि Q की वैल्यू IT होती है। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी? VIT। तो एक तो ये फॉर्मूला होता ही है, एक फॉर्मूला ये आ गया वर्क डन का। अब यही वर्क डन हमारा किसके बराबर होगा? हीट के बराबर होगा। देखो वर्क डन भी एनर्जी होता है और हीट भी एनर्जी। तो ये जो हमारा वर्क डन हुआ, ये जो एनर्जी निकल रही है तो वो हीट की फॉर्म में तो निकलेगी, तो उसकी कोई हम H लिख देते हैं। तो H की वैल्यू आई है ये VIT। अच्छा भाई, अब V की वैल्यू IR भी होती है। V is also equals to IR। तो जब मैं यहाँ पे V की जगह पे IR पुट करूँगा तो IR × IT, मतलब H की वैल्यू क्या हो जाएगी? I² RT। अच्छा भाई, एक चीज और, I की वैल्यू V/R होती है। तो अगर मैं यहाँ पर I की जगह पर V/R पुट कर दूं तो वो V²/R² हो जाएगा। तो ये एक R से एक R गया तो H का एक फॉर्मूला और आया, V² T/R। देखो क्या क्या फॉर्मूला निकल कर आया H का हमारे। एक ये आया I² RT, एक ये आया VIT, और एक ये आया V² T/R। ये तीनों फॉर्मूले काम के हैं, ये याद रखने, और कंडीशंस के हिसाब से हम इन फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब किस तरीके से यूज करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कोई से भी अगर आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, खाली मतलब अकेला अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो उस केस में क्या करना, फॉर एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप कौन सा वाला फॉर्मूला लेना? आप ये वाला फॉर्मूला लेना, V² T/R वाला। तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है कि H जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। अगली बात समझ कि कोई से भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, अगर अकेला है, ठीक है,
तो आप जो फॉर्मूला कंसिडर करेंगे वो ये फॉर्मूला कंसिडर करेंगे, v²T/r वाला, हमेशा, अगर वो अकेला है, जो मैं आपको न्यूमेरिकल करने के ट्रिक्स बता रहा हूँ अभी। तो यहाँ से H और R हमारे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा तो हीट कम, रेजिस्टेंस कम तो हीट ज़्यादा। दूसरी बात, इफ टू अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर हमारे कोई दो अप्लायंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो अब मुझे अगर ये बताओ कि सीरीज में क्या सेम होता है, पोटेंशियल या करंट? बताइए। बाकी और बच्चे भी तो बोला करो, पहले पूजा बोलते रहते हैं। करंट सेम होता है हमारा सीरीज में, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हमारा करंट सेम है, तो मतलब जिसमें करंट आ रहा है। तो H²RT वाला, H=I²RT वाला हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें हमारा करंट कांस्टेंट होगा, तो H जो है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे अप्लायंसेज आर इन सीरीज, जब हमारे अप्लायंसेज सीरीज होंगे, तो क्योंकि हमारा करंट सेम होता है, तो हम H और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर मान लीजिए कोई दो अलग अलग अप्लायंसेज है, एक H1, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके रेजिस्टेंस से, कोई दूसरा अप्लायंस है तो उसकी हीट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दूसरे वाले की। तो यहाँ से हम H1/H2 = R1/R2 ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक बात गिवन नहीं है, तो आप कोई वो निकाल लेंगे जो गिवन नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। अगर हमारे जो अप्लायंसेज हैं, कोई दो अप्लायंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो जब वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, तो पैरेलल में क्या सेम होता है भाई दलवीर? चलिए लबीब आप बताइए, पैरेलल में क्या सेम होता है? जल्दी से लंच देता। अजीब हो गया। हाँ, पोटेंशियल सेम होता है, इतनी देर क्यों लगाते हो? आप लोगों का देखो रेस्पॉन्स मिलेगा तो मुझे भी बनाना अच्छा लगेगा। फटाफट रेस्पॉन्स दिया करो, तो सोते सोते पड़ गए। तो पैरेलल में हमारा पोटेंशियल सेम रहता है, तो हम पोटेंशियल वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला ये है, तो जब हमारा पोटेंशियल सेम है तो V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो जब हम कांस्टेंट हटा देंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, तो ये H जो है R के इस बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो अगर मान लीजिए कोई दो अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, तो उनका जो फॉर्मूला हो जाएगा H1/H2, वो इस बार R2/R1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक बताइए भाई, सबको क्लियर है? ठीक है, अब आगे आते हैं। इफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर रेजेस द टेम्परेचर। अब ये मैं कुछ काम की बातें बता रहा हूँ आपको कि भाई हमारा जो कंडक्टर है, जब उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो दो काम करेगी। अगर वो उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रही है,
या तो ये करेगी, या फिर क्या हो सकता है कि वो उस कंडक्टर की स्टेट चेंज कर रही हो, मतलब कि भाई वो हमारा सॉलिड से लिक्विड में हो रहा हो या लिक्विड से गैस में हो रहा हो, स्टेट चेंज हो रही है। तो दो अलग अलग केस हैं। तो ये जो हमारी हीट प्रोड्यूस हो रही है कंडक्टर के अंदर, तो वो दो फॉर्म में हमारी कन्वर्ट हो सकती है। तो क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट कि अगर हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर रेजेस इट्स टेम्परेचर, तो और अगर आपसे ये कह रहे हो कि भाई आपकी जो हीट प्रोड्यूस हुई कंडक्टर के अंदर और वो उसके टेम्परेचर बढ़ा रही है, तो टेम्परेचर में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितना इंक्रीमेंट आया, ये पूछ रहे हो, तो कैसे निकालोगे? तो भाई हमारा फॉर्मूला क्या होता है? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कैलोरीज में अगर निकालना है तो यहाँ पे 4.12 भी लिख देंगे। तो ये जो आपका फॉर्मूला आया है आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.12, इसको आप किसके इक्वल लिख देंगे? एम सी डेल्टा थीटा या फिर टी, जो कहना चाहते हो। 11th में पढ़ा होगा कि जब हमारा किसी भी चीज का टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आता है तो वो जो एनर्जी होती है उसकी कितनी होती है? उसका मास, सी क्या है उसकी? स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो आप डेल्टा टी की वैल्यू निकाल सकते हो। एम गिवन होगा, सी गिवन होगा, आई स्क्वायर आर टी, ये सारी चीजें गिवन होंगी। और यहाँ पे सी भी आप हमेशा कैलोरीज में रखेंगे फिर, क्योंकि जब यहाँ पे एनर्जी आपने कैलोरीज में ली है तो सी की वैल्यू, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी आप कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में लोगे। या फिर वैसे भी फॉर्मूला लगा सकते हो, जो आपको दे रखा हो उस हिसाब से लगा देना। भाई बी स्क्वायर टी अपॉन आर होता है तो ये वाला लगा देना, बी स्क्वायर अपॉन टी अपॉन आर इंटू 4.12 जो कर देना से एम सी डेल्टा थीटा, तो डेल्टा टी। एक और होता है वी आई टी, वो लगा दो, वी आई टी अपॉन 4.12 इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। जो चीज आपको गिवन हो उसके हिसाब से आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लेना, आंसर आ जाएगा। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो उसकी स्टेट को चेंज कर देगी, इफ इट चेंजेस इट्स स्टेट, तो उस समय पर ये जो आपका फॉर्मूला है हीट का, कोई सा भी फॉर्मूला आप किसके इक्वल रख देना? आप उसको रख देना उसकी लेटेंट हीट के बराबर। मतलब आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.12 लेटेंट हीट वाला जो फॉर्मूला होता है, विच इज ml मास इनटू लेटेंट हीट, उसके बराबर रख देना, तो आंसर आ जाएगा। और आइस के लिए भाई हमारी लेटेंट हीट कितनी होती है? 80 कैलोरीज पर ग्राम होती है। मतलब अगर आपको 1 ग्राम आइस को पिघलाना है तो आपको 80 कैलोरीज एनर्जी देनी पड़ेगी। और स्टीम के लिए कितना होता है? 536 कैलोरीज पर ग्राम होता है। तो ये हमारा पूरा हीट वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। देखिए, पावर कोई नई चीज नहीं है। पावर का फॉर्मूला जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो 9th क्लास से, मतलब क्या होता है पावर का फॉर्मूला जो आपने अब तक पढ़ा है? पावर जो होती है वो वर्क डन अपॉन टाइम के बराबर होता है। तो वर्क डन क्या आया था हमारा? वी आई टी, पीछे दिखाया था, तो वी आई टी अपॉन टी हो गया, टी से टी कटा, तो पावर का फॉर्मूला क्या बना? वी आई, और वी की जगह पे आई रख देंगे आप, आई आर, तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर आर। और अगर आप आई की जगह पे वी अपॉन आर रख देंगे तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। मतलब वो जो अभी हीट के हमारे फॉर्मूले थे उन सबको टी से डिवाइड कर दिए तो सबका टी गायब हो गया बस। और पावर की यूनिट क्या होती है भाई? जूल पर कूलम, नहीं जूल पर कूलम कहाँ पे हो, तो उसकी होती है जूल पर सेकेंड। तो पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज सेड टू बी 1 वॉट, और जूल पर सेकेंड भी कहते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? सबसे मशहूर यूनिट तो उसकी वॉट ही होती है, वॉट, डब्ल्यू से शो करते हैं सर। तो जो हमारा पावर 1 वॉट कब कहलाएगी? जब हमारा वर्क डन 1 जूल हो, टाइम 1 सेकेंड हो।
मतलब पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज सेड टू बी 1 watt if 1 joule ऑफ वर्क इज डन फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर 1 जूल का अगर वर्क डन होगा तो वो 1 watt कहलाएगा। ये 1 watt की डेफिनेशन हो गई। चलो थोड़ा सा और देख लो बस। वॉट कितने टाइप का होता है अभी? वैसे तो बहुत सारी होती है भाई। किलो वॉट होता है एक, तो 1 किलो वॉट के अंदर कितने होंगे? 10 की पावर 3 वॉट। मेगावाट होता है, तो 1 मेगावाट में कितने वॉट होंगे भाई? 10 की पावर 6 वॉट। और एक हॉर्स पावर, जितनी भी स्पोर्ट्स कार वगैरह होती हैं तो कार के अंदर जो पावर बताई जाती है वो हॉर्स पावर में बताई जाती है। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं भाई, ये याद रख लेना। ये किसी को याद नहीं होता। हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। बाकी आगे की बातें पावर की ही वो हम कल करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी अभी चलता रहेगा चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही। किसी को कोई भी डाउट हो फिर इसमें तो वो मुझसे पूछ सकता है। और जिसके समझ में आ गया वो सब हैंड रेज कर दीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।